बमनम रेचनम नस्य, यानी चलो सूत्र भी छोड़ो। पंचकर्म में आयुर्वेद में क्या क्या बताया है? पहले का नाम है पंचकर्म में बमन। आप लोग जरा अपने अपने कैमरे को खोलिए, जरा कैमरे को खोलिए, जयप्रकाश जी, युवराज जी। पंचकर्म में हम क्या क्या सीखेंगे? बमन सीखेंगे। बमन मीन्स उल्टी करना। विरेचन सीखेंगे। विरेचन मीन्स लूज मोशन वाली व्यवस्थाएं। उसके बाद अनुवासन बस्ती। अनुवासन का मतलब है तेल वाली बस्ती। गुरु जी एक बार हाँ जी, एक बार अध्याय क्रमांक बताइए। अध्याय क्रमांक मैं कितना? बताता हूँ, अभी मैं मोटा मोटे बता रहा हूँ। सारंगधर संहिता उत्तर उत्तर स्थान 8वां अध्याय 70वां सूत्र, सूत्र क्रमांक 70। बमनम रेचनम नस्य। यहाँ खोलने की जरूरत नहीं, छोड़ो उसको, मैं वैसे बता देता हूँ, उसको आप जस्ट समझ लेना। तो पंचकर्म में 5 चीजें प्रधान रूप से की जाती है। अच्छा, पंचकर्म में ना, पंचकर्म में जो 5 चीजें 5 कर्म करते हैं, उसमें से पहला कर्म है बमन, दूसरा है विरेचन, तीसरा है बस्ती में अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती। हालांकि ये दोनों ही बस्ती ही है। एनिमा, एनिमा जो है वो 2 तरह से एनिमा दी जाती है ना, एक तो अनुवासन बस्ती और एक निरूह बस्ती। इनके भेद, इनकी छोटी छोटी बातें हम धीरे धीरे, लगभग हमें पंचकर्म सीखने में 4-5 महीने लग जाएगा लेकर के चलो, उससे ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी गहराई से समझते हुए जाएंगे। अगर आप छुटपुट टूट-फुट वैद्य बनना चाहते हैं तो ये इसके उधर का क्लास आपके मतलब का नहीं है। यहाँ तो हम पीएचडी लेवल में हम बात करेंगे, छोटे छोटे शब्द के ऊपर गहराई में हम बात करने वाले। अगर आप ध्यान से विशेष चीज़ों को इसको समझना चाहते हैं तो ही इस क्लास में बने रहिएगा, ठीक है? जिन्होंने पेमेंट नहीं दिया है वह पेमेंट दे। अभी ये नाड़ी के जिन्होंने पेमेंट दिया है, जब तक नाड़ी चलेगा तब तक तो ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तब तक आप इंजॉय करिए। तो पहले में आ गया बमन, दूसरे में आ गया विरेचन, तीसरे में आ गया अनुवासन, चौथे में आ गया निरूह, पांचवे में आ गया नस्य। ये जो क्रम है ये सारंगधर संहिता में ऐसा बताया है, ठीक है? अब बमन विरेचन आप लोग नोट करिए, बमन विरेचन। अगर हम वस्ती को, जो अनुवासन और निरूह ये दोनों ही वस्ती का भेद है, इसको हम बमन अनुवासन और निरूह न कह करके सीधा अगर हम बस्ती कहेंगे तो क्या क्या होगा देखो जरा। ये सुश्रुत के द्वारा बताए हुए तरीका अब मैं बता रहा हूं। बमन, विरेचन, वस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, ये 5 चीजें पंचकर्म हो गया। ध्यान से सुनना। बमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, ये 5 चीजें पंचकर्म हो गया। अलग अलग आचार्यों का अपना अपना मानना है, लेकिन चूंकि हम लोग रक्तमोक्षण भी पढ़ते हैं। हाँ जी प्रकाश जी बताइए। सर इसमें ऐसे भी जो नए लोग हैं ना, तो उनको समझ में आता रहेगा। जैसे बमन में मतलब बमन का मतलब क्या है, विरेचन का मतलब क्या है। जैसे बमन धीरे का धीरे मतलब धीरे धीरे पानी पी के समझा, उल्टे। हाँ धीरे धीरे समझाते जाऊंगा, हाँ हाँ। धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। बमन का मतलब वोमिटिंग है। बेसिकली बमन का मतलब, अगर हम वोमिटिंग कहेंगे तो आचार्यों ने बमन का जो कल्पना सोचा है, बमन क्या चीज है और बमन से क्या कुछ होगा, वहां तक उसका अर्थ नहीं पहुंचेगा। बेसिकली अर्थ कहाँ तक पहुंच रहा है किसी बात का, कोई शब्द का कितनी गंभीर अर्थ है। जैसे हम अगर कहेंगे ब्लड, या मैं कहूंगा आई लव यू, या मैं कहूंगा प्रेम,
तो आई लव यू कहना एक संकीर्ण शब्द है, उसका लिमिटेड अर्थ है आई लव यू। लेकिन प्रेम इस शब्द का अर्थ देखो लिमिटेड है क्या, अनलिमिटेड अर्थ है। वैसे तो आई लव यू यह शब्द का एक अर्थ प्रेम ही होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार मीन्स प्रेम। लेकिन संस्कृत का वर्ड प्रेम, इसका अर्थ कितना बड़ा है, कितना इसके भाव कितने बड़े हैं, कहाँ तक जा सकते हो इस भाव के साथ। ऐसे ही बमन का मतलब सिर्फ उल्टी करना नहीं होता। मतलब अगर हम कहेंगे बमन मीन्स, बमन इज इक्वल टू उल्टी वोमिटिंग, तो वोमिटिंग इज इक्वल टू बमन कहना, आचार्यों ने बमन का जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, जो उसके पीछे का जो सोच रखा है, वो वोमिटिंग वो एक छोटा शब्द है, उल्टी एक छोटा शब्द है, बट बमन एक बहुत बड़ा भाव वाला शब्द है। इसीलिए इन चीजों को हम इन्हीं के शब्दों में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, समझाने वाला मैं हूं, बस समझने वाला बनो। अब एक और चीज क्रम से इसको देखेंगे। अब आपने इसको नोट करना है। अभी हमने जो सुश्रुत के हिसाब से जो बताया, वमन, विरेचन, वस्ती, नश्य, रक्तमोक्षण, ये जो हमने जो पढ़ा, इन पांचों में इन पांचों में से कुछ भी आप करने वाले हो, चाहे आप वमन कराने वाले हो, चाहे आप विरेचन कराने वाले हो। विरेचन मतलब है लूज मोशन, शाब्दिक अर्थ हो सकता है, हालांकि लूज मोशन एक सामान्य शब्द है और विरेचन वो तो विशाल शब्द है। वस्ती मीन्स एनिमा। अब एलोपैथ में एनिमा का मतलब पेट साफ करना माना, इतना ही माना जाता है। हमारे यहाँ पर वस्ती का मतलब तो अर्ध चिकित्सा। ABCD कोई भी रोग हो, सभी रोगों में वस्ती ही प्रधान रूप से काम करता है। किसी के सिर में दर्द हो रहा है, वस्ती दे करके ठीक किया जा रहा है। तो एनिमा शब्द का जो अर्थ जहां तक है वो लिमिटेड है, वस्ती इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इसीलिए वमन, विरेचन, वस्ती और नस्य, इसको हम इन्हीं के नाम से जानेंगे और रक्त मोक्षण को भी इन्हीं के नाम से जानेंगे। अब हमारे पास कोई पेशेंट आया, अब इन पांच में से कोई भी चीज आप करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा, इसको करने के लिए हमें 3 प्रकार के सूत्र समझना होगा और पंचकर्म भी इन्हीं सूत्रों के आधार पर हमें करना होगा। तो पहले नंबर में है पूर्व कर्म। नोट करिए, पूर्व कर्म। पंचकर्म में हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे पूर्व कर्म। क्या है ये पूर्व कर्म, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पूर्व कर्म किए बगैर पंचकर्म में, चाहे वमन, चाहे विरेचन, चाहे अनुवास, चाहे वस्ती, चाहे रक्त मोक्षण, जैसे जो लोग कपिंग करते हैं ना, कपिंग मीन्स अगर आप उसको रक्त मोक्षण कहते हो तो पेशेंट को पूर्व कर्म करके ही फिर रक्त मोक्षण करना है, कपिंग करना है, ध्यान देना। बगैर पूर्व कर्म किए, बगैर पूर्व कर्म के बातों को समझे, उस सिद्धांत को लागू किए बगैर अगर आप कपिंग करने जाएंगे तो कुछ कुछ ब्लड निकलेगा, कुछ दिन तक ठीक होगा और बाद में जस का तस। क्योंकि रक्तमोक्षण बेसिकली आयुर्वेद की बात तो है, लेकिन आयुर्वेदिक सिद्धांत को लगाए बगैर अगर आप कपिंग करोगे, आयुर्वेदिक सिद्धांत को लगाए बगैर अगर आप लिच थेरेपी करोगे, उसको लगाए बगैर आप कुछ भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। होना कुछ नहीं है, कुछ दिन तक आराम मिलेगा, क्योंकि शरीर के लिए कुछ नया हो रहा होता है। जब नया हो रहा होता है शरीर कहता है हाँ यार कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा वो पीछे की ओर, जैसे बिल्ली का एक स्वभाव होता है, जब कुछ किसी को झपट्टा मारना होता है तो झुक जाता है पहले, है ना, थोड़ा ऐसा ऐसा करता है, निशाना बनाता है खुद को, जैसे लगता है कि अब पक्की बात है, फिर महाराज उठ करके झपट्टा मारता है। तो जो लोग इस तरह के कपिंग करते हैं और बगैर आयुर्वेद कपिंग के लिए जो सिद्धांत है जो बताया आयुर्वेद ने, उसको जाने बगैर, वहाँ यूटिलाइज किए बगैर, उसको सोच और विचार रखे बगैर जो कपिंग करता है, उसका कपिंग वैसे ही है जैसे
कपिंग के बाद मिलने वाली उस पेशेंट को सुख वैसा ही है जैसे ये बिल्ली का झपट्टा मारना है। तो आपने नोट किया पूर्व कर्म जरूरी है। दूसरे नंबर में है प्रधान कर्म। सुश्रुत संहिता अध्याय नंबर सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 5 सूत्र क्रमांक 3। यहाँ इसके बारे में बढ़िया बताया। त्रिविधम कर्म पूर्व कर्म प्रधान कर्म पश्चात कर्मेति। पूर्व कर्म करना है। वो क्या है पूर्व कर्म, वो हम बाद में समझेंगे। प्रधान कर्म जो है, प्रधान कर्म का मतलब क्या है? वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, ये हमारा प्रधान कर्म हो गया। प्रधान कर्म का मतलब है जिसको करने के लिए आप तैयार हो, वही प्रधान कर्म है। आपको लगा कि यार मुझे इसको एक वस्ती देना चाहिए, वस्ती देना चाहिए, आपने सोचा तो वस्ती क्या हो गया? प्रधान कर्म हो गया। विरेचन के लिए सोचा तो विरेचन क्या हो गया? प्रधान कर्म हो गया। वमन के लिए सोचा, वमन क्या हो गया? प्रधान कर्म हो गया। नस्य के लिए सोचा, नस्य क्या हो गया? प्रधान कर्म हो गया। रक्त मोक्षण के लिए सोचा यानी ब्लीडिंग थेरेपी, कपिंग करना, लिच लगाना, निडल से ब्लड को निकालना, प्रधान कर्म, प्रधान कर्म है। ठीक है, सभी प्रधान कर्म करने के लिए हमें उस प्रधान कर्म से रिलेटेड पूर्व कर्म को सोचना है। अभी हम मूल रूप से सिद्धांत पढ़ रहे हैं। वमन करने के लिए, वमन के लिए जो पूर्व कर्म बताया, पूर्व कर्म का मतलब है वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण करने के लिए या उसको करने से पहले क्या क्या चीजें देखना चाहिए, उस कर्म को करने से पहले क्या चीजें करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। वमन प्रॉपर तरीका से हो, वमन करने से किसी प्रकार का हानि न हो, वमन करने से शरीर के सारे टॉक्सिन बाहर आ जाए, जिस चीज को मैं निकालना चाहता हूं वह चीज शरीर से बाहर आसानी से आ जाए, निकलते वक्त रोगी को दुख ना हो। विरेचन करने के बाद रोगी को कोई समस्या ना हो, विरेचन सही विधि से हो, जितना विरेचन चाहिए उतना हो, लूज मोशन हो, जब मैं चाहूँ उसको रोकने वाली दवाई दे दूं तो रुक जाए, जब तक दोष बाहर ना निकले तब तक विरेचन कराना चाहूं तो विरेचन प्रॉपर हो। इन्हें हम बोलते हैं वस्ती सिद्धि। वस्ती की सिद्धि, यह सिद्धि कब मिलती है? या विरेचन की सिद्धि या वमन की सिद्धि, नस्य की सिद्धि, रक्त मोक्षण की सिद्धि कब मिलेगी? परफेक्ट ये कब होगा? जब आप परफेक्ट तरीका से पूर्व कर्म करोगे। अगर आपने पूर्व कर्म नहीं किया है तो क्या होगा? जो टॉक्सिन जिसको निकालने के लिए आप वमन कर रहे हो वह एक तो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आएगा, जिसको निकालने के लिए आप वमन विरेचन करने जा रहे हो पूर्ण रूप से वह दोष शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, वस्ती का कोई मतलब ही नहीं होगा, नस्य करने का कोई फायदा ही नहीं है, रक्त मोक्षण जितने मर्जी करते रहो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंदर का जो दोष है वो रोगी के शरीर से बलवान होते हैं। उस बलवान दोष को कमजोर करने की जो पद्धति है, शरीर को अधिक बलवान करते हुए शरीर के अंदर के दोषों को शिथिल करने की जो पद्धति है उसी का नाम है पूर्व कर्म। क्या है पूर्व कर्म का मतलब? प्रधान कर्म करने के लिए या प्रधान कर्म के द्वारा, प्रधान कर्म जो है शरीर में शोधन के लिए किया जाता है। प्रणाम। प्रणाम जी। जो ये पंचकर्म ना दो तरह, दो कारणों से पंचकर्म के दो हेतु होता है, मतलब चिकित्सा का दो अर्थ होता है। एक का नाम है समन, दूसरे का नाम है शोधन,
और तीसरा भी होता है जिसका नाम है आहार विहार को संतुलित करना। ये 3 चीजें अगर हम करते हैं तो रोगी ठीक होता है। समन का मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन, शोधन का शरीर। शोधन का मतलब क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन को बाहर निकालना, वमन से, विरेचन से, बस्ती से, नस्य से, रक्तमोक्षण से जो चीज हम बाहर निकालने के लिए सोच रहे हैं, उस परिस्थिति को, उस चिकित्सा विधि को हम क्या बोलते हैं? शोधन। शोधन चिकित्सा से हम शरीर के अंदर के सारे दुष्कस्मल को, अंदर की सारे गंदगी को बाहर निकालते हैं। दूसरा विधि है समन। शोधन करने के बाद, वमन, विरेचन, बस्ती आदि करने के बाद जो पश्चात कर्म की जाती है, 1 नंबर में पूर्व कर्म। पूर्व कर्म मैंने बताया, पहले नंबर पूर्व कर्म। पूर्व कर्म का क्या, उसका कर्तव्य क्या है? आ रहा होगा समझ में। जो हम प्रदान कर्म करते हैं, जिन्हें हमने शोधन चिकित्सा बोला, वह शोधन करने के लिए शरीर को तैयार करना, शरीर को बलवान करना, शरीर के अंदर के दोषों को कमजोर करना। अदरवाइज क्या होता है? शरीर में दोष बलवान होते हैं, शरीर कमजोर होता है, इंद्रिय कमजोर हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, और अंदर का दोष क्या हो जाता है? बलवान होता है। जब ही रोगी आपके पास आता है, सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या? शरीर कमजोर और दोष बलवान। पूर्व कर्म करने से क्या होगा? शरीर बलवान होगा, दोष कमजोर होगा, दोष शिथिल हो जाएगा। अब क्या होगा? शिथिल दोष को हमें बाहर निकालना है ना? तो दोष को शिथिल करना, कमजोर करना, शरीर को बलवान करना। और जो प्रदान कर्म आप कर रहे हैं, उस प्रदान कर्म करते वक्त किसी प्रकार का अनर्थ ना हो, इसकी जहां हम तैयारी करते वो पूर्व कर्म है। उसके बाद जो हम वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? शोधन। शोधन यानी डिटॉक्सिफिकेशन। वमन से, विरेचन से, नस्य से, रक्तमोक्षण से क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद समन चिकित्सा। शोधन हो गया, शरीर का शोधन हो गया, सफाई हो गई, झाड़ू पोछा लगाना। शोधन मीन्स झाड़ू पोछा, शरीर का सारे दोषों को बाहर निकालना। उसके बाद क्या है? समन चिकित्सा। अब समन के संदर्भ में जो कुछ भी हम करेंगे, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण के बाद, वमन के बाद, विरेचन करने के बाद, वस्ती देने के बाद, नस्य हो जाने के बाद शरीर में अग्नि हो जाता है कमजोर। वमन से भी अग्नि कमजोर होता है, विरेचन करने से भी अग्नि कमजोर होता है, सब चीजें करने से अग्नि कमजोर हो जाता है, रक्त मोक्षण करने से भी अग्नि कमजोर होता है। उस कमजोर, क्योंकि काय चिकित्सा का काय चिकित्सा जो शब्द है, उसमें काय जो शब्द है ना, उसका नाम है अग्नि। काय मीन्स अग्नि। तो काय चिकित्सा मीन्स अग्नि चिकित्सा। अग्नि चिकित्सा का मतलब है शरीर में हमारा जो प्राकृत अग्नि है वह विकृत हो गया है दोषों से, मलों से, दूषित विचारों से, उसको शुद्ध करना है। शुद्ध कब होगा? जब आपके शरीर का अग्नि बलवान होगा, मजबूत होगा, प्राकृत होगा। अप्राकृतिक दोषों को बाहर निकाल करके, क्योंकि आपका जो अग्नि है वह क्या हो गया? अप्राकृतिक हो गया, उसको प्राकृत बनाना है। तो एक तरह के अग्नि बाहर निकाल दिया हमने, क्या हो जाएगा? अब अग्नि कमजोर हो जाएगा। लेकिन ग्रहणी के अंदर जो जठरा अग्नि है वो हमेशा, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक चलता रहेगा, बनता रहता है। तो वो छोटा सा अग्नि होता है, बाकी दूषित अग्नि सब बाहर मल के रूप में बाहर हो जाता है। उसके बाद जो उसके अग्नि को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए धीरे 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 जो कुछ हम करते हैं, उसको पश्चात कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चात कर्म। इसी पश्चात कर्म के ही संदर्भ में आयुर्वेदिक दवाई जो दी जाती है,
उसका नाम है समन चिकित्सा। क्या बोलते हैं उसको? समन चिकित्सा। जो कुछ भी हम लोग दवाई देते हैं पेशेंट को, खाने वाली जो दवाई देते हैं वो सभी खाने वाली दवाई समन के लिए होता है, शोधन के लिए नहीं। फिर से बता रहा हूं, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया हो तो, शरीर के सफाई करने के लिए हमें वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और वस्ती ही करना होगा। शाखा में गया हुआ दोष, लीन हुआ दोष, दोषों के साथ इतना तल्लीन हो गया, मस्त हो गया। जैसे हम कहते हैं ना, एक सोया हुआ आदमी को तो जगा सकते हैं, लेकिन सोने जैसे नाटक करने वाले आदमी को जगा नहीं सकते। आयुर्वेद में हूबहू इसी अवस्था को लीन दोष कहते हैं। ऐसे लीन दोष को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रधान कर्म ही करना होगा, यानी वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। उसके बगैर बात नहीं बननी है। और प्रत्येक पंचकर्म की जो ये चीजें हैं अलग अलग, वमन करने के लिए भी, वमन करने से पहले पूर्व कर्म, वमन के बाद पश्चात कर्म, विरेचन करना हो तो विरेचन से पहले पूर्व कर्म, उसके बाद पश्चात कर्म। ऐसा कभी नहीं हो सकता एक पेशेंट आया, आपने कोई दवाई उसको पकड़ा दिया, हालो भाई इससे थोड़ा लूज मोशन हो जाएगी। उसकी प्रॉपर प्रक्रियाएं उस सिद्धांत के तहत ही हमें काम करना होगा। तो पश्चात कर्म में समन चिकित्सा के संदर्भ में, जैसे किसी ने वमन किया, जैसे किसी को बहुत ज्यादा छाती में दर्द हो रहा था, ठीक है, और उस दर्द के लिए आपने दिलीप जी प्लीज ऑडियो को आप वमन के लिए आपने क्या किया? उस छाती के दर्द के लिए आपने एक प्रॉपर वमन दिया। वमन देने के बाद दर्द लगभग गायब हो गया, 1-2% बच गया होगा, ऐसा समझ करके आपने कुछ मेडिसिन दे दिया, भाई कुछ दिन तक मेडिसिन खा ले और ये चीजें नहीं खाना, ऐसे ऐसे करके रखना। इसको हम बोलते हैं पश्चात कर्म। उसी पश्चात कर्म के संदर्भ में जो आपने मेडिसिन दिया उसका नाम है समन चिकित्सा। समन का मतलब, भाई जिस छाती में जो दर्द होने का जो रीजन था, वो जो बड़ा रीजन को मैंने वमन से बाहर निकाल दिया। अब कुछ इक्का दुक्का बचा होगा रीजन, अब उसको कुछ दिन तक ये दवाई खाओगे तो धीरे धीरे उसको खत्म कर देगा। लेकिन बहुत 100% जो रीजन है जिससे छाती में दर्द हो रहा है, आप कहोगे ना भैया मैंने तो वमन कराना ही नहीं है, डर लगता है, जब वो उल्टी करता है तो घिन आती है। अरे वैद्य किस काम का भैया अगर घिन आती है तो? लेटिन, हाँ कभी कभी बस्ती देते तो मल वहीं हाथ में ही आ जाता है, ग्लव्स लगा करके कराओ, कैथेटर अंदर डालो। घिनाना नहीं चाहिए भाई। देखो मेरे को ना पहले पहले, अब देखो मैं व्यास गद्दी में बैठ करके कथा करने वाला आदमी, सब लोग मेरे दूर से नमस्कार करते, पैर छूते। पहले पहले जब मैं पंचकर्म में ये सारी चीजें करता पड़ा यार, किसी के पैर में हाथ लगाना होता है ना, पैर में कुछ करना होता है, तो बड़ा ऐसा होता, संकोच होता था पहले पहले। यार मैं ब्राह्मण हूँ, लोग मुझे मेरे पैर छूते हैं और मैं ऐसा वैसा, और मैं इनके ये कर रहा हूँ, मल द्वार में उंगली लगा करके एनिमा दे रहा हूँ, वमन करा रहा हूँ, मसाज कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर ना ये सारी चीजें काफी समय, अभी भी होता है कभी कभी, जब पैर किसी को छू करके कुछ करना होता है ना, तो अभी भी संकोच होता है। लेकिन समय के साथ संकोच मेरा धीरे धीरे जा रहा है, और ये जो संकोच है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ओके, तो आपके अंदर भी ऐसा कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो अगर बड़ा दिक्कत है, अच्छा आज एक पेशेंट आए मेरे पास, वो कहते, मैंने कहा महाराज बस्ती अगर हो तो मजा है, अच्छा रहेगा। कहते नहीं बस्ती तो मेरा, बस्ती तो नहीं करना ना, बस्ती नहीं करना, कुछ और करो। अब देखो 100% प्रॉब्लम है बगैर बस्ती की। बस्ती स्थान में वायु जो है अपने स्थान में प्रकोपित हुआ है,
वायु का अपना स्थान है वहां दोष प्रकोपित हुआ है, बहुत पुराना रोग है। रोगी बोलता है नहीं करना है तो आपने नमस्कार करना है। आपने कहना भैया ऐसा है, वस्ती परफेक्ट है, या तो नमस्कार भी क्यों ही करना है ना, 2 रुपए का सवाल है। तो आपने कहना है भाई बस्ती इसका परफेक्ट है, थोड़ा मैं आपको टाइम देता हूँ, आप थोड़ा सोचो, इधर उधर बस्ती के बारे में वीडियो देखो, इधर उधर सुनो, अच्छा अच्छी चीज़ है, 100% आप ठीक हो जाओगे। तब तक आपको मैं ये दवाई दे देता हूँ, आपके उस समस्या को हो सकता है दवाई ये अपना ठीक भी कर दे। 100% करेगा नहीं करेगा नहीं कह सकते, लेकिन जो दिक्कत है उसको ये कवर करेगा। तो दवाई खा रहा है तो कुछ आपने, आपके पास कोई ऐसा योग होगा ही, थोड़ा बहुत कवर करने वाले दवाई आपने देना है, अगले को अच्छा लगेगा, फिर दोबारा आएगा पक्का वो। जब आएगा तब आपने फिर कहना है कि भैया ऐसा है, दवाई तो मैं दे रहा हूँ, कब तक खाओगे इसको? एक झटके में बस्ती 8 दिन का योग बस्ती दे दूंगा। पहले 2 दिन तक तेल वाला बस्ती, तीसरे दिन निरुआ बस्ती, चौथे दिन तेल बस्ती, 5वें दिन तेल बस्ती, छठा दिन निरुआ बस्ती, 7 8 तेल बस्ती। योग बस्ती योग क्रम से 8 दिन का है, लगा लो, क्या दिक्कत है? कब तक आप ये सारे दवाइयाँ खाते रहोगे? तो इस बात से वो कन्विंस हो जाएगा, यार कब तक खाए, सच बात है, 8 दिन की तो बात है। तो पेशेंट को कन्विंस करना होगा, क्योंकि वस्ती परफेक्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि बमन परफेक्ट, ये प्रधान कर्म है जी। कोई भी आप टैबलेट्स देते हो, कोई भी आप काढ़ा देते हो, कोई भी आप कुछ भी दवाई खाने वाली, ओरली खाने वाली दवाई देते हो, चिकित्सा के संदर्भ में उस दवाई का महत्व कहाँ है? समन के संदर्भ में। बहुत बड़ा दिक्कत था, मैंने सब उसको डिटॉक्सिफिकेशन करके बाहर निकाला, अब इक्का दुक्का बचा होगा, अब कहाँ इसको बार बार बमन कराते फिरेंगे। एक काम कर लो, बचे हुए कुछ को तो ये दवाई ठीक कर ही देगा। तो उस खंड में दवाई बताया है जी। ये कोई भी ग्रंथ जब आप पढ़ते हो तो वहाँ सबसे पहले पंचकर्म की ही विधि से चिकित्सा बताया है उन्होंने। पहले रोग का प्रॉपर निदान करना है, रोग किस कौन सा दोष है, कफ पित्त वात, वो आम या निराम किस अवस्था में है, नोट करिए जरा क्या क्या देखना है। दोष कौन सा है, अवस्था कौन सी है, स्थान कौन सा है, स्थान कौन सा है, स्थान कौन सा है, और संतर्पणोत्थ है या अपतर्पणोत्थ है, ये 5 चीजें हमें देखना है। दोष, संतर्पणोत्थ है या अपतर्पणोत्थ है, ये चीज तो हमें हर पेशेंट में अप्लाई करना ही करना है। कौन सा दोष है, फलाना दोष है, वह दोष आम अवस्था में है या निराम अवस्था में। अगर आप देखो आयुर्वेद में ना बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इनमें से ये सारांश है, ये कौन सा दोष है, फलाना है। अब तो आप लोग तो नाड़ी भी सीख के आए हो, तो वह दोष का स्थान कौन सा है ना, प्राण अपान व्यान समान आदि। उसके बाद वो आम अवस्था में है या निराम अवस्था में है। अगर आम अवस्था में है तो बमन होता नहीं, कोई भी पंचकर्म प्रधान कर्म ये जो बताया होता नहीं है। आम अवस्था में है तो पूर्व कर्म ही होगा। पूर्व कर्म जो है वो आम को निराम करने की व्यवस्था है। जब वो निराम हो जाएगा, निराम होने के बाद स्नेहन स्वेदन करना है, उसके बाद दोषों को उत्क्लेश करना है, ऐसा बताया। वो हम बाद में पढ़ेंगे क्रमशः। हमने देखा दोष कौन सा है, स्थान हमने देखा, मध्यम मार्ग है, ऊर्ध्व मार्ग है, कहाँ है, आम निराम है, वो देखा। अब देखना है संतर्पणोत्थ है या अपतर्पणोत्थ है। संतर्पणोत्थ हम पहले ना उसमें पढ़ते आ चुके हैं ना, किसमें, चरक में पढ़े है ना हम लोगों ने। संतर्पणोत्थ का मतलब क्या है,
दोष धातु मल आदियों की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है चीजें, है ना, मोटापा बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है। जैसे प्रमेह क्या है, संतर्पणत्व व्याधि। अर्श, अर्श क्या है, संतर्पणत्व व्याधि। बहुत सारे संतर्पणत्व व्याधि। संतर्पण मतलब तर्पण हुआ है, अग्नि मंदा हो गया, चीजें बढ़ता गया। संतर्पण कब होता है, गलत खान पीन से। आज एक लेडीज फोन आया, उसके बच्चे 11 साल का है, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस है। डॉक्टर ने कहा केले और दूध सुबह जम के खिलाओ, और दवाई भी वो दे रहा है, जबकि आयुर्वेद के बढ़ जाएगा, क्या हो गया, बढ़ बढ़ जाएगा वो तो, क्या हो जाएगा, और जाम हो जाएगा उससे। बढ़ेगा। हाँ, केला और दूध किसी भी प्रकार के फल फ्रूट के साथ जचता नहीं है। जचता है क्या, फल फ्रूट को कभी भी हमें भोजन के बीच में नहीं लेना होता है, लेना होता है क्या, नहीं लेना होता है। तो वो बच्चा सुबह दूध, केला और मखाना इसको खिला करके स्कूल भेजती थी, और उसको बार बार नाक से पानी आना, मुंह में बलगम होना, जुकाम होना, हाँ, नाक भारी भारी लगना, पॉलिप्स ऐसा बना हुआ है ब्रेन के अंदर, सिर में जो है भारी भारी लगना, सिर में हमेशा दर्द होना। मैं कहा उस डॉक्टर को जाके तो नमस्कार कर पहले, लंबा पढ़ एकदम सीधे से। तो ये तो हाल है। क्या हो गया उस बच्चे को, उस बच्चे को संतर्पण जन्य है या अपतर्पण जन्य है, बताइए। संतर्पण जन्य गुरु जी। संतर्पण जन्य है। संतर्पण जन्य व्याधि में हमें क्या देखना है, आम है या नीरम, आम नीरम हर जगह देखना है। देख करके चिकित्सा करना है। क्या चिकित्सा करना है, अपतर्पण करना है, उसको लंघन कराओ, सारी चीजें, व्यायाम कराओ। व्यायाम किसके लिए, संतर्पणत्व व्याधि के लिए। वो हम एक एक करके रोगों में पंचकर्म में बाद में सीखेंगे। अर्श के लिए कैसे पंचकर्म करना है, तो वहां हम अलग अलग करके रोगों में समझने का प्रयास करेंगे चिकित्सा स्थान में जाकर के, ठीक है, क्योंकि वहां अलग अलग व्याधि में अलग अलग तरीके से उन्होंने चीजें बताया है। तो संतर्पणोत्थ व्याधि है तो अपतर्पण करना है। अपतर्पणोत्थ यानी बहुत सारे खा पी करके शरीर में बर्बाद हुआ है, तो खाना को बंद कर देना है। दूध बंद, दही बंद, केला बंद, फल फ्रूट बंद, सब कुछ बंद। अगला कहेगा सर बगैर खाए कैसे होगा, तो कर तो ले पहले। और अपतर्पण में अच्छा एक चीज और बताता हूँ, जो हम कहते हैं ना कैंसर, कैंसर के लिए हम लोग कई प्रकार के अड़कने लगाते रहते हैं। बेसिकली सामान्य रूप से देखें, जो मेलिग्नेंसी है वो हर रोग का अंतिम परिणाम क्या है, मेलिग्नेंसी। कफ, कफज हो जाए, बाद में पित्त बिगड़ जाएगा, वात बिगड़ जाएगा, तीनों दोष बिगड़ जाएंगे, हाँ, उसके बाद सन्निपातिक अवस्था में जाएगा, सारी चीजें धातुओं को कमजोर करना शुरू करेगा, धातु पाक होगा, उसके बाद क्रमशः स्थिति बिगड़ते हुए मेलिग्नेंसी होगी, यानी कैंसर होगा। तो कैंसर में सिर्फ हम ये नहीं देखना है कि भाई ट्यूमर होने के बाद ही कैंसर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ट्यूमर होने के पीछे का रीजन भी हमें देखना है। शरीर के अंदर दाह पाक आदि हो रहा है, तो सिर्फ दाह पाक की चिकित्सा करने से या कैंसर की चिकित्सा करने से कैंसर ठीक नहीं होने वाला। इसीलिए कैंसर को असाध्य माना है, होने के बाद इंसान ने मरना ही मरना है। वहां क्या नहीं हो रहा है, चिकित्सक क्या चीज बोल रहा है, चिकित्सक ये बोल रहा है कि किसी भी रोग का अंतिम अवस्था मेलिग्नेंसी है, कैंसर है। तो हमें क्या देखना होगा, कैंसर अगर किसी को है, हमें उसके बचपन से ही लेकर के हिस्ट्री लेना होगा। आप ये बताओ कि बचपन में आपने क्या चीज, दवाई किस चीज का खाया था, वहां से शुरू करो, क्योंकि बंदा इतना तो उसको पता होता है, हाँ यार बचपन में इस चीज का दवाई बड़ा खाता था, तो वहां से चीजें निकालना शुरू करो। मैं तो, मेरा सबसे बढ़िया तरीका यही है। हाँ जी बताओ, क्या बचपन में क्या खाते थे, क्या करते थे, क्या दिक्कत होती थी पहले, अभी क्या हो रहा है, वो इसको ध्यान नहीं देना, पहले क्या होता था, फिर उसके लिए फिर हमें चीजें कैसे बिगड़ती गई, कौन सा दोष, दूष्य धातु आदि, धातु पाक कैसे हो गया, कैंसर तक कैसे नौबत आ गई,
वहां तक हमें सोचना है, और उस धातु और उस पूर्व अवस्था के रोगों का जो भी उचित चिकित्सा आयुर्वेद ने बताया है उसी सब चिकित्सा करना है। ऐसा आयुर्वेदिक चिकित्सा का सिद्धांत है। अब मेलिग्नेंसी हो जाने के बाद पेशेंट ठीक होगा नहीं होगा चिकित्सा में, वो एक समझने की बात है। लेकिन मेरा आज का ये कहने का भाव ये है कि हर तरह के कैंसर में हम उसको गांठ समझना, ट्यूमर समझना, और उसको ले जाकर के व्रण रोग में जाकर के हम जो चिपकाने की आदत हमारी बड़ी बुरी आदत बन गई। अच्छा ये है कैंसर है, अच्छा तो फिर आपका व्रण रोग में जाएंगे, व्रण हो गया, अरे व्रण होना तो हो गया, लेकिन हर चीज का, चाहे किसी का बवासीर है, पहले अर्श था, किसी का ग्रहणी था, किसी का उन्माद था, उन्माद में भी किसी का एपिलेप्सी था, तो भी खैर उन्माद और एपिलेप्सी में तो कम ही होता है क्योंकि वो मानस व्याधि है, लेकिन जो शारीरिक व्याधि है उसमें जैसे रक्त पित्त हो गया, वात रक्त हो गया, कुष्ठ हो गया, गुल्म हो गया, ये सभी बाद में जाकर के बिगड़ते हुए क्या हो जाएंगे, कैंसर में परिणत हो सकता है। इसलिए कैंसर की चिकित्सा करते वक्त हमें सावधानी से अपने दिमाग को ठंडा रखना है और प्रारंभ कहाँ से हुआ है उसकी चिकित्सा करनी है, उसके जड़ में जाकर के हमें काम करना है, और साथ में व्रण की चिकित्सा भी करनी है। व्रण का, विसर्प का, कैंसर में कौन कौन सा चिकित्सा, देखिए जरा आप नोट करिए, ये चिकित्सा सिद्धांत मैं बता रहा हूँ। पहले नंबर में वो पहले जो उसको रोग हुआ था तो उसकी चिकित्सा करनी है, पहले आहार विहार उसके हिसाब से बनाना है, आहार विहार बनाना है उसके हिसाब से। उसके बाद व्रण चिकित्सा, गुल्म चिकित्सा, विसर्प चिकित्सा, व्रण, गुल्म, विसर्प, रक्त पित्त भी, अगर उसका पित्तज है तो रक्त पित्त, और उसके बाद जो उसका पहले जो हुआ है समस्या उसकी, ऐसे 5 चीजों को हमें ख्याल रख करके अगर हम कैंसर में काम करते हैं तो डेफिनेटली कैंसर ठीक होता है। विसर्प, विसर्प का मतलब है विसरण करना, आगे की ओर बढ़ना, वो जो घाव बढ़ रहा है, मवाद आगे की ओर जो जा रहा है वह विसर्प है। तो ये है, बाद में हम देखेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में देखो, किसी भी रोग का असाध्य अवस्था जहां बताया ना, उस असाध्य अवस्था में जब पेशेंट पहुंचता है तो उसी में मेलिग्नेंसी हर जगह आता है। ये हर व्याधि के असाध्य अवस्था में ये एक स्थिति है कैंसर। तो लोग ऐसा कहते हैं ना कि भाई पहले समय में कैंसर था नहीं, ये अभी बढ़ा हुआ है, कैंसर की चर्चा आयुर्वेद में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कैंसर नया नाम एलोपैथ ने जड़ा है। जो ये मेलिग्नेंसी जो है ये क्या है, ये हर रोग का असाध्य अवस्था में जो वर्णित जो बातें हैं, जाकर के उस रोग से संबंधित असाध्य अवस्था की जो सिम्टम्स है, अगर आप उसको चेक करोगे तो मेलिग्नेंसी में वही सारे सिम्टम्स आपको उस रोग में दिखेगा। आयुर्वेद स्टडी करते वक्त अपने विचार को देखो कितना बड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आज तो हमने जस्ट पंचकर्म का ये चीज देखा, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, शोधन और समन की विधि, और उसमें चिकित्सा का क्या क्रम है वो सामान्य रूप से अभी आपको कोई समझ में नहीं आएगा। कल परसों से हम लोग इसमें एक एक करके चीजें समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमें बहुत गहराई से चीजें समझना है, पूर्व कर्म क्या है, उसमें एक एक चीजें हम समझते हुए पकड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आज जस्ट इसका एक क्या बताऊं, इसको शाम बातों में बात ही था, बस इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन था, इंट्रो था आज, है ना। तो ठीक है जी, आज हम इतना ही रखेंगे।